स्वागत है दोस्तों आपका हमारी इस वीडियो में। आज से हम विज्ञान की कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जैसा कि जो विषय सूची है आप देख सकते हैं, इसमें 16 अध्याय हैं। आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। इसका नाम है भोजन ये कहाँ से आता है। और चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है। क्या ये सत्य है कि हम अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप एक में जैसे पढ़ते हैं हम आगे। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं, अगर वो अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपकी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह तथा संभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। आप ये सारणी 1.1 में दिया गया, इसमें आप अपने दोस्तों के नाम लिखिएगा और उनसे पूछिए उन्होंने पूरे दिन में क्या खाया, उसी इस सारणी को फिल कीजिएगा। अपनी भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे चित्र 1.1 में बताया गया, जहाँ पे इडली मछली वगैरह बताई गई थी। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं। पके चावल के बारे में सोचो। अगर हम पके चावल के बारे में सोचें कि हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें सिर्फ दो पदार्थ, जल और कच्चे चावल की आवश्यकता होती है। ये दो संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी और कुछ भोजन तैयार करने में हमें और भी अधिक संगठन लग सकते हैं। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे कि दोस्तों हमने चावल बनाया तो सिर्फ हमें दो संगठन चाहिए थे, चावल और जल। अगर हम सब्जी बनाएंगे तो उसमें और भी संगठन की आवश्यकता होगी, नमक, सब्जियां, मिर्ची, मसाला, बहुत सारे। अब हम क्रियाकलाप सेकंड पढ़ते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनमें उपयुक्त कच्चे सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे कि इसमें दिए गए हैं 1.2 खाद्य सब व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री, जैसे रोटी, चपाती। आटा और जल से बनती है चपाती और रोटी। दाल, कच्ची दाल, जल और नमक, तेल, घी, मसाले आदि से बनती है। हम आगे पढ़ते हैं। हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि संगठक कहाँ से आते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा ये वाला, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a, ये कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से, गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं की खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। अपन गेहूं और धान बोते हैं तो उनमें उनकी पौधे होती हैं, उसमें गेहूं और धान की वो बालियां निकली रहती हैं ना, पंक्तियां देखी होंगी आपने भी। तो इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है, उनसे हमें उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं उस पंक्ति में, उसमें हमें अनाज प्राप्त होता है उससे। कुछ अन्य जैसे कि हम चित्र 1.3 में देख सकते हैं। जी खेत है, धान का खेत है, इसमें जी पौधा है और ये गेहूं का परिवहन वगैरह जी है। आगे पढ़ते हैं हम। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। अब जैसे कि कुछ खाना हमें जैसे धान और जो गेहूं है जी हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, तो कुछ हमें जैसे मांसाहारी मान लो अपन दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ऐसा एक चित्र 1.2b में दिखाया गया है। क्रियाकलाप 3 पढ़ते हैं अपन क्रियाकलाप 3 पढ़ते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी
सब्जी तथा फल इत्यादि स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य तावत उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम वगैरह भी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। सारणी 1.2 जैसे खाद्य व्यंजन और संगठन दिखाए गए हैं इसमें, जिससे भी बने हैं तथा इनकी स्रोत ऐसे ये दिया गया है। खाद्य मद, इडली, चिकन करी, खीर वगैरह कच्ची सामग्री है जी, और ये स्रोत है मतलब किससे प्राप्त होता है। जैसे इडली जी चावल, उड़द की दाल, नमक, जल जी पौधा पादप से प्राप्त होता है। चिकन जी जंतु से प्राप्त होता है। तेल, घी जी जंतुओं से और पौधे से प्राप्त होता है ऐसे तेल। और दूध जंतु, चावल पौधा से होता है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा मेरे हिसाब से कि जिसमें घी, पनीर और दही का यूज नहीं होता होगा। तो हर जगह पे किया जाता है, हर क्षेत्र में होता है घी। दूध का यूज, घी, पनीर का यूज तो हम नॉर्मली रोज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जी आगे पढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पंक्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी अपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। मतलब कभी आपने सीताफल होता है जो काशी फल, उसके फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया, इसका प्रश्न कीजिए। मैंने तो कभी नहीं खाया। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। मतलब नॉर्मली कोई पौधा ले लीजिए आप, उससे 2 या 2 से उसके फल मान लो, जड़ या पत्तियां मान लो, उसके 2 या 2 से अधिक भाग तो खाने योग्य होते ही हैं खाने वाली चीज़ों में। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है, जैसे सरसों का साग वगैरह। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम, जैसे कि पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। मतलब हमारे जो भोजन आता है उसका स्रोत केवल पौधे और जंतु हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा स्रोत नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। भोजन के रूप में लेते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं कि जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया था कि कोई सा पौधा 2 या 2 से अधिक भाग खा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं उसके बारे में। चलो हम क्रियाकलाप 4 पढ़ते हैं। हम सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होता है। इन खाद्य पदार्थों और जंतु और पौधों के बारे में सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ये कि सारणी है। जैसे खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, बैगन का भरता, ऐसे ये घटक हैं। कहाँ से प्राप्त होता है। बैगन से, मिर्च मसाले से। पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, फल वगैरह बीज जी। हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। जैसे कि बूझो और पहली कुछ बात कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। अपनी आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। जैसे कि हमें पहली और बूझो ने एक सलाह दी है कि हम जाके अपने आसपास कोई भी पौधा लगाए, उसका मतलब परीक्षण करने के लिए ये नहीं कि उसकी पत्ती तोड़ी और खा ली हमने, वो विषैले भी कुछ भी हो सकता है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है तो विषैले भी हो सकते हैं। तो कृपया ये प्रयत्न ना करें, ऐसा प्रयोग ना करें इसका। हम क्रियाकलाप 5 पढ़ते हैं। हम मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दें।
मतलब हम मूंग या चने में से कुछ भी ले सकते हैं। उनको हम उनके बीजों को किसी जल से भरे पात्र में डाल दीजिए, किसी बर्तन में, और एक दिन के लिए उसे छोड़ दिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज में बाहर निकल आती है? मतलब जैसा कि फ्रेंड्स, अगर हम किसी मूंग के दाने या चने की हम भिगो के रखेंगे एक दिन, और उन्हें फिर बाद में पानी निकाल कर उन्हें कपड़े में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, तो उसमें से ना अंकुरित हो जाएगा, उसका बीज अंकुरित हो जाएगा। जैसे कि वो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना, वो बीज अंकुरित होता है, जैसे चित्र 1.5 में दिखाया गया है। बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो जाते हैं। मैंने बताया था आपको कि बीज अंकुरित हो जाता है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं। यदि ऐसा नहीं होता तो आप बीजों को पानी में धोइए, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए रख दें। अगर आपके बीज एक दिन में अंकुरित नहीं हुआ तो आप अगले दिन के लिए भी रख छोड़ सकते हैं उन्हें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरित अंकुर दिखाई देगा? अगर आप रखते हैं तो दूसरे दिन आपको उसमें अंकुरित होता भाई सफ़ेद सफ़ेद वो दिखाई देगी, अंकुरित हो जाएंगे आपके बीज। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। आप उन बीजों को, जो अंकुरित बीज हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए ये एक स्वादिष्ट अपाहार तैयार हो जाएगा। मतलब आप उन्हें उबाल के भी खा सकते हैं जी, खा सकते हैं। अगर उनमें आप मसाले वगैरह मिला खाएंगे तो वो और स्वादिष्ट लगेंगे आपको। आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आती है, या कि ये कैसे उत्पादित होती है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? फ्रेंड्स, हमारे आसपास कहीं ना कहीं किसी पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता होता ही, आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली। छत्ता देखा होगा जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं, छत्ते के आसपास भिन बनाती हैं, एकत्रित होती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मतलब मीठे रस एकत्रित करती हैं और उन्हें अपने इस छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं। जैसा कि चित्र 1.7 में मधुमक्खी का छत्ता दिखाया गया है, आप देख सकते हो इसमें, ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 6 पढ़ेंगे। अब हम सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे थे, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। ये सारणी 1.5 में जो जंतु और उनका नाम दिया है। जीव का नाम भैंस, खाए जाने वाला मतलब घास खाती है, भूसा, अनाज, पत्ती कुछ भी खाती है। बिल्ली जैसे छोटे जंतु खा लेती है, बोरी, चूहा वगैरह, और पक्षी दूध वगैरह। शेर मांस खाता है, छिपकली, झींगा वगैरह। जी, आप फिल कर लीजिएगा इसको। क्रियाकलाप 7 पढ़ते हैं हम। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधों और पादप उत्पाद कर खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन भी मिल गया यहाँ पे कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। वे जंतु जो सिर्फ मतलब पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें पादप उत्पाद कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं और इन्हीं दूसरे वर्ग में रखा जाता है। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखा जाता है जो सर्वाहारी कहलाते हैं। 3 क्वेश्चन हुए हमारी, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। मतलब शाकाहारी वो आएंगे जो पेड़ पौधों से अपनी पेड़ पौधे पत्तियों से भोजन अपना खाते हैं। शाकाहारी जंतु हो जाते हैं जो मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। और जो मतलब पौधे, पत्तियाँ और जंतु वगैरह जो खाते हैं दोनों, तो इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार अलग कर सकते हैं। आप इनमें लिख दीजिए गाय क्या है, शेर, कौआ। गाय तो शाकाहारी है,
शेर मांसाहारी है, कौवा सर्वाहारी है, मतलब ये कुछ भी खा लेता है। पहेली का क्वेश्चन है, अब शायद पहेली देखते हैं क्या पूछ रही है। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगी। मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगी। देखो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना बताऊं तो गाय, शेर और कौवा, मतलब जो चीज़ हैं अपन अगर लोग तो अपन कर सकते हैं इनका कि गाय शाकाहारी है, मांसाहारी शेर होता है, सर्वहारी कौवा होता है। इस मनुष्य इनमें से कुछ भी हो सकता है। कुछ मनुष्य शाकाहारी होती हैं, कुछ मांसाहारी मतलब सर्वाहारी होते हैं नॉर्मली। हम आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य पदार्थ उत्पादन किया जा सके। यदि पदार्थ पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक को भोजन उपलब्ध नहीं होता। कुछ हमारे देश में गरीबी है, तो कुछ लोगों को 3 टाइम का खाना उपलब्ध नहीं हो पाता। हम कुछ ऐसे प्रयास करेंगे जिससे कि हमें सभी लोगों को भोजन उपलब्ध आसानी से हो सके। जैसे कि अब जो हम पढ़ते हैं संगठक, खाग, मकरंद। मकरंद मतलब मीठे फल होते हैं। अंकुरित जो बीज अपन ने पढ़ी थी, मूंग दाल। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये हम पढ़ चुके। जी सारांश से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि जो जंतु केवल पादप होते हैं उन्हें शाकाहारी, मांसाहारी जो हम पढ़ चुके हैं उसका ये। और जो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट सेकंड जो दूध दही पनीर वाला, जैसे दूध दही पनीर में सभी जंतु उत्पाद आ जाएंगे। पालक, फूल गोभी, गाजर में जी सब्जियां आ जाएंगी। शेर बाघ आ जाएंगी दूसरे जंतुओं में। और जी शाकाहारी आ जाएगा पादप एवं पादप उत्पादन में। आगे जी रिक्त स्थान है, जैसे कि बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद है खाता है और इन्हीं जी मतलब पादप हो जाएगा। तोता केवल शाकाहारी होता है। जो क्या है इसमें, जो गन्ना हम पीते हैं वे प्रायः गाय, भैंस तथा बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पादन है। अच्छा सॉरी दूध होगा इसमें, जो दूध हम पीते हैं, जो दूध हम पीते हैं वह जी, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है, और जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय और भैंस का होता है जी। तो फ्रेंड्स अब हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर, हम आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। थैंक यू, धन्यवाद।